So good morning every student. How are you doing today? How have you been today? I hope you all are good, you all are fine at your home and following your study schedule that we have given to you. And so today in this session we are going to discuss, we are going to explain different groups of the kingdom Protista. And in the previous session, because I want to tell you about that what we have discussed in the previous session. So just we discussed about the common characteristics of the Protista की क्या क्या characteristics थी. पिछली वीडियो में हमने जाना था कि Protista they do not have a clear distinction, clear specification, because they have a common characteristic like they are plant, they show they are animal, they show they are fungus. सो वहाँ पर क्लियर आइडेंटिफिकेशन, क्लियर कोई हमारे पास फीचर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं होते क्लियर स्पेसिफिकेशंस, तब भी हमने इसलिए उसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो एनिमल है कि वो प्लांट है, तो इसलिए हम इसको अलग किंगडम में रखा है प्रोटिस्ट को. सो हैकल ने इसको अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था, इसलिए थर्ड नंबर का जो किंगडम आया था वो था प्रोटिस्टा. ओके, सो इसमें क्या करना है, वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द kingdom Protista, and we know very well that just what we have to study in this session, that what are the different groups of the kingdom Protista, and we will discuss about first Crysophytes, second will be Dinoflagellates, third will be Euglinoids, fourth slime molds, and last will be Protozoan. So कोशिश यही करेंगे कि we will finish in this session only the whole kingdom Protista and different their groups. Okay, so let's get started with the first group, that is Crysophyte. So here you can see over the screen that what are the characteristics of the Crysophytes. So Crysophytes होते क्या हैं कि these groups includes diatoms and golden alga, and golden alga को हम दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स. ओके, गोल्डन एल्गा जो कि गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं. सो इसमें कॉमनली जो क्राइसोफाइट्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गीज. ओके, सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. इनकी जो अगर हम अक्रिंग की बात करें, हैबिटेट की बात करें, सो है दे फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट. you can find these organisms in the marine, in the ocean, sea. So they are microscopic होते हैं. They float passively in water currents like plankton. You have discussed, you studied in your previous class कि क्या होते हैं कि जो plankton हैं. Okay, so plankton means कि ऐसे कुछ plants, photosynthetic plants की जो कि float करते रहते हैं, तैरते रहते हैं पानी के अंदर. So ये क्या होते हैं, जनरली plankton होते हैं. Okay, so most of them are photosynthetic. You know very well what is photosynthetic organism. So क्योंकि जो autotrophic होते हैं, photosynthetic है तो वो autotrophic होंगे. They can prepare their food themselves. Okay, and in diatoms the cell walls form two thin overlapping shells. Yes, कि ये जो डाइटम्स होते हैं, अगर हम डाइटम्स की बात करें जो कि क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. जैसे अगर हम साबुन का एक डिब्बा बॉक्स जो होता है उसके अंदर देखते हैं, सो बिल्कुल सेम इनकी भी टू वॉल्स होती हैं जो कि ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को. ओके, जैसे अगर हम एक बाउल के अंदर दूसरी बाउल रख लें तो वहाँ पर जो ओवरलैप करती है एक दूसरे को, तो इस तरीके से द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका. यस, एक केमिकल है सिलिका. ओके, सो जो केमिकल है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल. बिकॉज क्योंकि सिलिका वहाँ पर प्रेजेंट है, सो दे कैन नॉट बी डिग्रेड बाय द सम सब्सटेंसेस. सो सिलिका की वजह से उनकी वॉल्स मजबूत हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, एंड इसलिए हम उनको बोल देते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल. ओके, सो वो डिस्ट्रक्ट कोई उनको नहीं कर सकता. दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. यानी जहाँ पर भी ये होते हैं डाइटम्स, जिस एरिया में, जैसे ओशन के अंदर अगर हम बॉटम में नीचे की तरफ जाएं ओशन में, तो वहाँ पर वो हमें रखे हुए मिलेंगे. और क्योंकि उनके पास सिलिका वाली जो सेल वॉल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो जहाँ पर भी वो हैबिटेट एरिया है, तो वहाँ पर
काफ़ी सारे डाइटम्स वहाँ पर छूट जाते हैं, यानी क्योंकि उस एरिया से अटैच हो जाती है। मान लीजिए वहाँ से डाइटम गायब हो जाती हैं तो लेकिन सेल वॉल वहाँ से उनकी चिपकी हुई रह जाती है उस एरिया से, हैबिटेट से। सो वहाँ पर काफ़ी सारी लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है उस एरिया में, और वहाँ पे सिलिका वाली जो सेल वॉल है वो हमें मिल जाती है, जो कि फर्दर हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, जो कि अभी आपकी लास्ट लाइन में मिलेगा आपको। सो सेल वॉल डिपॉजिट वहाँ पे हो जाती है। Then this accumulation over billions of years is referred to as the diatomaceous earth. ये it is a most important topic which can be come in your examination, might be come in your examination. So diatomaceous earth means कि डाइटम से बनी हुई जो अर्थ है, क्योंकि हमने सेल वॉल को देखा है जो कि डाइटम्स की थी, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि डाइटोमेसियस अर्थ, जो कि फर्दर हमारे लिए फ्यूचर यूज में काम में आती है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज सो यूज्ड इन पॉलिशिंग। ग्रिटी इन द सेंस कि सैंडी सॉइल या कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ग्रिटी इन द सेंस सैंडी सॉइल इज यूज्ड इन द पॉलिशिंग, जो कि पॉलिशिंग करने में काम आती है। ये जो हमें डाइटम से सेल वॉल वाला जो डिपॉजिट एरिया सिलिका से बेस्ड हमें जो मिला है वो इन चीज़ों में यूज़ होता है। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, इन चीज़ों में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, तो इसलिए हम उनको ये भी कह सकते हैं डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं ओशन के अंदर ही डाइटोमेस अर्थ की वजह से, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं दे आर प्रोड्यूसर। सो आई होप एक छोटा सा टॉपिक है क्राइसोफाइट्स, जो कि यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई डिस्कस विद यू। Second, that is dinoflagellates. Dinoflagellates, they have two flagella, because यहाँ पर एक टर्म है dinoflagellate, flagella in the sense flagella, and flagella works for movement, locomotion. They can move from one place to another. इधर से उधर जाने के लिए वो जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला की वजह से या सीलिया की वजह से होता है, क्योंकि सीलिएटेड हमारे प्रोटोजोन में आएंगे, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लैजिलेट्स, उनके पास फ्लैजिला होते हैं। सो ये क्या है, इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन, ओशन एरिया में मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, कि किस तरीके का पिगमेंट उनके पास अवेलेबल होगा, तो उसकी डिपेंड करता है कि अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, दैट मीन्स तो उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। सो अगर लाइकोपिन की बात करें तो उसमें रेड कलर उसका मिल जाएगा, तो ये चीज़ें वहाँ पर होंगी, जैसा पिगमेंट होगा उसी के बेस्ड पर उसका कलर होगा। ओके, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, स्टिफ मतलब हार्ड सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस की बात करें तो हार्ड प्लेट्स होती हैं सेलुलोज की बनी हुई। ओके, सो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, जैसे कि आई फ्यू सेकंड अगो आई टोल्ड यू कि दो फ्लैजिला होते हैं, जो कि किस तरीके से होती हैं अभी आपको पता चल जाए कि वन लाइज इन लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर इज ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। बिकॉज देखो मैं स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, सो दैट यू कैन नो अबाउट दिस, कि मान लीजिए ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है, ये पूरी एक होल स्ट्रक्चर है डाइनोफ्लैजिलेट की। ओके, दीज आर सेल प्लेट्स, सेलुलोज की बनी हुई ये सेल प्लेट है, ये क्या है, सेल प्लेट्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो उनकी फ्लैजिलम की बात है, तो ये एक फ्लैजिलम है, आई विल शो यू विद द डिफरेंट कलर, कि ये जो है एक फ्लैजिला निकल के आया, सो विच इज़ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड। दूसरा हमने बात किया था ट्रांसवर्सली फरो में, यानी ये जो सेल प्लेट्स हैं, इनमें एक फ्लैजिला है वो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, फिटेड होगा। सो ये है लॉन्गिट्यूडनली और ये होगा ट्रांसवर्सली, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली मतलब इन द लेंथ, ट्रांसवर्स सेक्शन इन द डायामीटर। ओके, जैसे अगर मैं एक स्टेम बनाऊं और उसकी कटिंग करूं ऐसे, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, और अगर मैं इसको ऐसे कटिंग करूं ट्रांसवर्स, तो एक ट्रांसवर्स में ये वाला फ्लैजिला है और एक लॉन्गिट्यूडनली एक फ्लैजिला है। सो इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये हमने क्या देखे थे, जो ब्लू कलर में बनाए थे सेल प्लेट्स, जो कि सेलुलोज के बनी थी, हार्ड होती हैं। ओके, सो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एक एग्जाम्पल है इसका जो कि है गोनियोलेक्स,
जिसकी खासियत है अभी आप देखिए कि लाइज इन ऑन द बिटवीन द रेड प्लेट्स वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। गोनियोलेक्स जो है हमारा वो किस तरीके का है, रेड कलर का डाइनोफ्लैजेलेट है, जो कि करता क्या है, एक रेड टाइड बना देता है, जो कि जिस एरिया में अगर वो रहता है तो वो सी, जैसे सी वाले एरिया में अगर वो है तो वहाँ का जो एरिया होगा दैट विल बी विजिबल एज अ रेड कलर। ओके, सो वो जो कलर होगा वो रेड टाइड्स वाला हम बोल दें, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग एरिया में डिस्टेंस पे वहाँ जाकर वो रेड कलर का होता जाएगा। तो वो एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स। समुद्र जो सी है वो लाल होता जा रहा है, दैट मीन्स कि ये वाले जो हमारे हैं डाइनोफ्लैजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जो जैसे जैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन नंबर्स बढ़ते ही रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, सो दे रिलीज अ सब्सटेंस दैट इज अ टॉक्सिन, जिनको हम बोलते हैं, जो कि टॉक्सिन है तो हार्मफुल होंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉक्सिन, सो यू कैन मेंशन वन एग्जांपल, जो क्या होता है कि सेक्सीटॉक्सिन। यू कैन राइट SAXITOXIN, saxitoxin, which is a toxin that can be harmful for the marine animals like fishes, तो वो उनको किल भी कर देता है। ओके, सो दिस इज डन इन द डाइनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप इज यूग्लिनॉइड्स। ओके, यूग्लिनॉइड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ यूग्लिना A, it is Euglena, and that B you have seen in your previous class, Paramecium. Okay, so Euglinoids, what are the different characters or common features of the Euglinoids? So majority of these freshest water organism found in the stagnant water, जो कि मेजॉरिटी होती है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं found in stagnant water. Majority of them are fresh water organism found in stagnant water. फ्रेश वाटर में मिलेंगे, लेकिन स्टेगनेंट वाटर जो घर पर भर जाता है पानी, वहाँ पर वो देखने को आपको मिलेंगे। एंड स्टिंट ऑफ सेल वॉल, अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनमें नहीं होती, लेकिन सेल वॉल जो होती है, अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, दे हैव अ प्रोटीन लेयर वाली जो सेल वॉल है वो, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। यानी सेल वॉल प्रॉपर तरीके की सेल वॉल नहीं है उनके पास, सेल वॉल के जैसी एक मटेरियल है जो कि है प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन है। एंड प्रोटीन की जो लेयर है, वो जो प्रोटीन लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच हैज अराइज फ्रॉम हेयर, पेलिकल। पेलिकल जो होती है प्रोटीन की बनी हुई है। अब ये प्रोटीन की बनी हुई कोई भी लेयर अगर होती है तो वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन शो अ फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है। दे हैव 2 फ्लैजेला, इनके पास भी 2 फ्लैजेला हैं, यूग्लिनॉइड्स के पास भी। याद रखना सेल वॉल जो है वो प्रोटीन की बनी है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। फ्लैजेला है 2 हैं, एक है शॉर्ट एंड 1 इज लॉन्ग, अभी आपको पिक्चर में दिखाई देगा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक वाली प्रोसेसेस वो कर लेते हैं। एंड इफ सनलाइट इज नॉट इन प्रॉपर अमाउंट एंड सनलाइट इज नॉट देयर, सो वो क्या करेंगे, वो हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन वाली चीज़ें करने लगेंगे, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड हो जाती हैं। दैट मीन्स कि हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक दोनों कंडीशन शो कर रहे हैं, बट डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट। ओके, देन लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खा जाते हैं, सो प्रेडेटर वाला काम भी कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, यानी इनके जो पिगमेंट्स होते हैं, अगर ये फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं के जैसे दिख रहे हैं, तो ये इनका जो पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए टी सी, तो वो बिल्कुल जस्ट लुक लाइक सेम लाइक अ हायर प्लांट। सो दिस वॉज द थर्ड Euglinoid, that is a group of the kingdom Protista. Now come to the next, that is the second last, slime molds. Slime molds में कौन आएंगे देख लीजिए। Slime molds जो है वो कहीं ना कहीं कुछ जो conditions look like similar, that is a fungus, just look like similar to the fungus होती हैं, फंजाई होती हैं, so उनके जैसी common characteristic कुछ show करते हैं। That's why we used to एक वन वर्ड हमने यूज़ किया था जिसको हमने बोला था कि फंगस लाइक भी हमारे प्रोटिस्ट होते हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स उनमें से एक हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स है क्योंकि आपको पता है फंगस
that are saprophytic, they have a heterotrophic condition. So saprophytic conditions होती हैं, saprophytic condition that means कि वो they can derive their food from the dead and decay materials और ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डेड बॉडीज होती हैं. सो ये भी सेम क्या है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक कंडीशन शो करते हैं, लुक लाइक एज सेम इन द फंगस. द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. यानी इनकी जो बॉडी है वो मूव करती रहती है अलोंग विद द ट्विग्स. जैसे आप कोई टहनी है टूटी हुई उसके साथ या पत्तियां हैं उनके साथ ये ग्रो करते रहती हैं. एंड देन जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके साथ वो इंगल्फ रहते हैं, एक उसको साथ जकड़े हुए रहते हैं वो. ओके, under suitable conditions they form an aggregation in the sense group. एक कंडीशन अगर कोई ऐसी आ जाए कि हो सकता है कि वो ऐसी कंडीशन है कि उनके सुटेबल इन्वायरमेंट उनको मिल गया, सुटेबल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो भी हम कहेंगे कि उनको जो मिल रहा है, सो दे कैन फॉर्म अ ग्रुप that is a group which is called a plasmodium. ओके, उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है वो कहीं ना कहीं एक कॉलोनी जो बना लेते हैं ऑर्गेनिज्म, सो उनको हम बोल रहे हैं ग्रुपिंग को. तो दैट इज अ प्लाज्मोडियम एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन, दैट नॉट नेक्स्ट सेक्शन, इन नेक्स्ट टॉपिक प्रोटोजोन. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इन द प्रोटोजोन सेक्शन. ओके, सो प्लाज्मोडियम क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स. So which may grow and spread over several feet. काफ़ी लंबे, काफ़ी फीट्स तक वो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अगर ऐसी कंडीशन है कि जो उनको फेवर नहीं करती हैं, सो द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज़. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, सो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है एंड देन उनके बॉडी से फ्रूटिंग बॉडीज़. मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मोडियम है और अनडिफरेंशिएट अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनकी बॉडी से फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाएंगे. जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई है और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो इनको स्पोर्ट्स बोलेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे. ओके, सो द स्पोर्ट्स पॉजेस ट्रू वॉल्स. जो स्पोर्ट्स होंगे उनके पास अपनी ट्रू वॉल्स होंगी एंड दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. क्योंकि देखो उनके पास स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के पास वॉल्स हैं, ट्रू वॉल्स हैं. इन्हीं वॉल्स की वजह से वो उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है एंड देन क्योंकि रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है, सो दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. तो इसलिए वो ज़्यादा सालों तक जी भी सकते हैं. इवन एडवर्स कंडीशन इफ दे एडवर्स कंडीशंस आर देयर, सो वो तब भी सर्वाइव कर सकते हैं. द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. वही जैसे कि एक्सप्लोजन होता है स्पोर्ट्स में एंड देन वो एयर के थ्रू वो इधर उधर स्प्रेड कर जाते हैं. सो नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज फिफ्थ ग्रुप फ्रॉम द प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन. That is most important topic and you have studied already about the amoeba, paramecium and plasmodium in your previous class, so we will discuss right now. So all protozoans are heterotrophs. क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि प्रोटोजोन एंड जॉन वर्ड्स जो कि हमेशा यूज़ करते हैं हम किसके लिए, जॉन वर्ड जो यूज़ होगा वो होता है हमारा एनिमल्स के लिए, जैसे जोलॉजी, एनिमल से रिलेटेड होती है, यू नो वेरी वेल. सो यहाँ पर भी जॉन है तो हमारा कहीं ना कहीं ये प्लांट से एनिमल से रिलेटेड है. एंड प्रोटो यानी प्रिमिटिव टाइप के कुछ यहाँ पे ये एनिमल्स होंगे जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, जो कि प्रॉपर एनिमल्स नहीं है. इसलिए हमने बोला था कि प्रीवियस सेशन में कि कुछ प्लांट जैसे होते हैं प्रोटिस्ट, कुछ फंगस जैसे, कुछ एनिमल्स जैसे. तो हम दोनों तो कर लिए, एनिमल्स एंड फंगस, प्लांट्स एंड फंगस वाले, बट अब लास्ट है हमारे जो एनिमल्स वाले होते हैं. सो all protozoans are heterotrophs and live as a predators or parasite. ये पैरासाइट्स के नेचर में भी रहते हैं क्योंकि पैरासाइट्स के साथ क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहते हैं, सो उनको भी बीमारियां करते हैं, सो पैथोजन वाला काम भी करते हैं. सो पैरासाइटिक तो हैं ही, प्रीडेटर वाला काम तो करते ही हैं, किसी को भी खा जाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ हैं तो इसलिए वो प्रेडेटर भी हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ओके, दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. मैंने अभी बोला कि प्रोटो मतलब जहाँ पर भी प्रोटो आ जाता है दैट मीन्स कि प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव यानी ओल्ड, जॉन मतलब एनिमल्स, यानी ये वो एनिमल्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव थे, ओल्ड थे, प्रॉपर एनिमल नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रोटिस्ट में डाल दिया है. दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन. हाँ, यहाँ पर प्रोटोजोन के भी फर्दर 4 ग्रुप्स आ गए हैं. याद रखें, प्रोटोजोन के भी 4 ग्रुप्स यहाँ पर हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट है प्रोटोजोन का जो फर्स्ट ग्रुप है
अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड को आप जानते हैं, अमीबा वाले जिनके पास सूडोपोडिया होते थे, फाल्स फीट होते थे, फाल्स फीट यानी सूडोपोडिया जो कि यूज़ होते थे फॉर कैचिंग ऑफ द फॉर इंगल्फिंग ऑफ फूड। अगर पास पड़ोस में खाना आ गया है, दिख रहा है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, अपने फाल्स फीट को निकालते थे और यूज़ करते थे उनको कैचिंग करने के लिए। सो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, यस फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट एरिया में ये देखने को मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर फूड, देखो कैप्चर करेंगे वो फूड को। दे प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फाल्सफीट, यस अमीबा था, आपको पता है कि अमीबा की कोई अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है, आपको पता है अमीबा डज नॉट हैव अ प्रॉपर शेप, सो उसकी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। तो होता क्या है, जैसे ये अमीबा है और अगर हम इसकी बात करें कि मान लीजिए अमीबा है और इसके आसपास ये फूड है, इसको इंगल्फिंग करना है, इसको कैच करना है, सो व्हाट ही विल डू, तो वो क्या करेगा कि अमीबा एक फॉल्स फीट बनाएगा। दीज आर फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया, ओके। तो इनसे यहाँ पे जो फूड होगा वो इसको कैच करेंगे एंड देन वो अंदर फूड यहाँ पर अंदर चला जाता है एंड वैक्यूल्स बनाता है, ओके। सो मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ सच एज एंटमीबा एंड पैरासाइट्स, यानी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी पर सिलिका शेल्स भी हो सकती हैं। शेल्स जो होती हैं, ये वाला सेल नहीं है, शेल है, ये सेल नहीं शेल। सो जो हार्ड कवरिंग होती है सिलिका की बेस्ड होती है, सिलिका से बनी होती है। फॉर एग्जांपल है आपका एंट अमीबा विच इज़ अ एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन। सेकंड दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड में कौन सा प्रोटोजोन है हमारा, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक आप जानते हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ड्राइव करती है। सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे हैव फ्लैजेला, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजेला तो है ही नाम से वजह से, फ्लैजिलेटेड हैविंग अ फ्लैजेला। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज अ स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। सो ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं तो इसलिए डिसीज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा विच इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। प्रोटोजोन यानी कि कुछ एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन क्या है, सीलिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फ्लैजेला तो नहीं है। अब जिनके पास सीलिया होते हैं, जैसे पैरामीशियम आपने डिस्कस किया है 10th क्लास में ड्यूरिंग न्यूट्रिशन के प्रोसेस आई थी वहाँ पर, और अमीबा भी। तो अमीबा तो हमने अमीबा पे देखा, सीलिया सीलिएटेड में आ जाएगा हैविंग अ सीलिया। दोज प्रोटिस्ट हु हैव अ सीलिया ओवर देयर बॉडी फॉर देयर अटैचमेंट टू दिस सरफेस। मान लो कहीं जा रहे हैं, उनको किसी सरफेस के पास चिपकना है, रुकना है, तो वो सीलिया को यूज़ करते हैं, सीलिया उसमें हेल्प करते हैं। यानी कि सीलिया को हम अटैचमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मूवमेंट के लिए यानी लोकोमोशन, चलने फिरने के लिए भी। सो दे आर एक्वेटिक एक्चुअली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। यस सीलिया है तो वो मूवमेंट कर सकते हैं। दे हैव अ कैविटी यानी गलेट, जो गलेट होती है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अगर हम पिक्चर की बात करें एक पैरामीशियम की, सो आपने वहाँ पे देखा है, दिस इज अ पैरामीशियम। सो ये पैरामीशियम है जो गलेट उनकी अपनी होती है, दिस इज। सो और पूरी बॉडी पर यहाँ इनके सीलिया देखने को आपको मिलते हैं, जो कि इस पिक्चर में इतना क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। सो आपको पता चल जाएगा बुक में अगर आप देखेंगे। सो बाकी वी वर डिस्कसिंग अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोन। This is okay. So ये हमें पता चल गया कि उनके पास गलत होती कैविटी होती है that opens to the outside of the cell surface and the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet। यानी जो सीलिया होती हैं वो कहीं ना कहीं वो वाटर में तैरने में मदद करती हैं और उसके साथ साथ जो फूड होता है वो उनके गलट में पहुंचाने में मदद करते हैं थ्रू द सीलिया। सो एग्जाम्पल है पैरामीशियम। एंड लास्ट है स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द स्पोरोजोन कॉजेज डिसीजेज, और जिसको हमें पता है मलेरिया पैरासाइट्स होता है, जो कि मलेरिया हम बोलते हैं कि मच्छर से हुआ है, मॉस्किटो से हुआ है, बट नहीं, मच्छर कैरियर का काम करता है और वो लेकर आता है प्लाज्मोडियम को, प्रोटिस्ट को, स्पोरोजोन्स को, और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं और वो हमें डिसीज करते हैं। सो स्पोरोजोन दैट इज़ द लास्ट ग्रुप ऑफ Protista kingdom which comes under
protozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Okay, so सबसे जो diverse organism है that have infectious spore-like stages, इनमें स्पोर्स बनते हैं और वही स्पोर्स जो बनते हैं वो बॉडी में जो जाते हैं हमारी लाइफ साइकिल अपनी पूरी करते हैं अपनी, तो उन्हीं की वजह से जो बीमारियां होती हैं, इसलिए हम उसको नोटोरियस बोला है कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है और जो कि डिसीज़ कॉजिंग है, दैट मीन्स कि वो पैथोजन प्रोटिस्ट है, वो बॉडी के अंदर मलेरिया करता है, विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि खतरनाक एक इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर लेकर आता है, जो कि आप सब जानते हैं. So we have discussed about kingdom Protista. Now we have done two kingdoms, Monera and Protista. In the next session, we will discuss about kingdom Fungi. Okay. So I hope you got some topics cleared and you enjoyed my video. And if you are enjoying my video, you enjoy my video, you like my video, so you can subscribe to my channel, you can share.